कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है कॉलरिज का। कॉलरिज का जन्म 1772 में माना जाता है और कॉलरिज पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कल्पना को प्रदान किया था, अर्थात कल्पनावाद का इन्होंने ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रस्तुतिकरण किया था। अगला प्रश्न है, अमिताभ नाम से कौन कविता लिखते थे? तो अमिताभ नाम से कविता लिखते थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 को माना जाता है। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो रश्मिरथी है इसका प्रमुख पात्र है कर्ण और यह है खंड काव्य। अगला प्रश्न है 78, आचार्य देव ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो आचार्य देव ने 12 काव्य गुण माने हैं और ये रीतिकाल से संबंध रखते हैं। जो काव्य गुणों का जिक्र किया गया है आचार्य देव जी द्वारा, तो ये किया गया है शब्द रसायन के सप्तम प्रकाश ने। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आचार्य देव थे इन्होंने काव्य गुणों का जिक्र अपनी किस पुस्तक में किया है और किस प्रकाश में किया है? तो जो इन्होंने इसका जिक्र किया है ये किया है शब्द रसायन में, और जो ये प्रकाश है सप्तम प्रकाश। तो आप इस प्रकार भी इन्हें याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोकभाषा के अर्थ में होने लगा था? तो ये होने लगा था 11वीं शती में। तो ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, क्या ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोकभाषा के अर्थ में होने लगा था? तो ये था 11वीं शती। अगला प्रश्न है 80, प्रमुख पाश्चात्य विचारक और उनका जन्म स्थान है। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक हैं और उनका जन्म स्थान भी बताया है। इस तरह के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हैं प्लेटो। जो प्लेटो थे तो उनका जन्म स्थान था एथेंस, जो यूनान में पड़ता है। अगले हैं अरस्तु। अरस्तु का जो जन्म स्थान है ये मकदूनिया में है। तो यहाँ पर अक्सर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो शिष्य और गुरु परंपरा में कौन कौन से आते हैं। जो प्लेटो थे इनके गुरु का नाम था सुकरात, और उसके पश्चात जो अरस्तु हैं अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और जो अरस्तु है अरस्तु के शिष्य माना जाता है सिकंदर महान को। तो इस तरह से आप गुरु शिष्य की परंपरा को भी याद रख सकते हो। अगले जो प्रमुख पाश्चात्य विद्वान हैं ये हैं लोंजाइनस। तो लोंजाइनस का जन्म माना जाता है यूनान में। अगले हैं वर्ड्सवर्थ। तो इनका जन्म माना जाता है इंग्लैंड में। अगले हैं कॉलरिज। तो कॉलरिज का जन्म भी इंग्लैंड में ही माना जाता है। अगले हैं क्रोचे। तो क्रोचे का जन्म माना जाता है इटली में। अगले हैं इलियट। इलियट का जन्म माना जाता है अमेरिका में। अगले हैं रिचर्ड्स। तो इनका जन्म माना जाता है यूनाइटेड किंगडम में, अर्थात यूके में। अगला प्रश्न है 81, पेरीहिप्सुस किसकी रचना है? तो यह है लोंजाइनस की रचना। तो जो लोंजाइनस है इनका पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रमुख सिद्धांत है। इन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र में उदात्त सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है 82, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो जो राम की शक्ति पूजा रचना है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, और जो राम की शक्ति पूजा है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1936। और इसमें कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? तो इसमें जो कुल पंक्तियां हैं उनकी संख्या है 312। और जो राम की शक्ति पूजा है इसमें प्रभाव पूछा जाता है किसका है? तो जो इसमें प्रभाव है वो है कृतवासी रामायण का, और ये है बंगला की रामायण। अगला है जो इसमें भगवान राम का जिक्र किया गया है वो किया गया है सामान्य मानव के रूप में। अगला प्रश्न है 83, निराला की सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1935। ये हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध शोक गीत है जिसमें निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखा था, और जो सरोज की मृत्यु हुई थी तो वो मानी जाती है 18 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है 84, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को कितने भागों में बांटा है? तो जो बच्चन जी थे उन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में बांटा है, और जो इस प्रकार से हैं। जो पहला है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके पश्चात है नीड़ का निर्माण फिर, उसके पश्चात है बसेरे से दूर, और सबसे अंत में है 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? तो ये है मुक्तिबोध की रचना, और जो इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1964 के आसपास।
जो मुक्तिबोध है इनकी एक प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में, और ये इनकी एक लंबी कविता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अंधेरे में कविता किसकी है, तो ये रचना है या कविता है मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है 86, बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, तो ये कथन निराला जी के प्रति किसने कहा था? तो ये कथन कहा था शुक्ल जी ने, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। इनके द्वारा चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है 87, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके हैं? तो जो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटक हैं तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक। जो चंद्रगुप्त है इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। इसमें 4 अंक हैं, 13 गीत हैं और 44 दृश्य हैं। तो आप इन्हें कहीं नोट कर सकते हो क्योंकि इस तरह से तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त में कितने अंक हैं, तो अंक इसमें 4 हैं। तो गीत के बारे में पूछा जा सकता है कि कितने गीत हैं, तो गीत इसमें 13 हैं और दृश्य 44 हैं। अगला जो ध्रुव स्वामिनी है तो इसमें है 1933 में प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है 88, कामायनी को हिंदी का ताजमहल के समान किसने कहा है? तो कामायनी को हिंदी के ताजमहल के समान कहा है सुमित्रानंद पंत ने। जो सुमित्रानंद पंत हैं तो ये हैं प्रकृतिवादी कवि। इन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुकुमार और सुंदर चित्रण अपने काव्यों में किया है। जो कामायनी है इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1936 माना जाता है। इसमें जो कुल सर्ग हैं उनकी संख्या 15 है। जो इसका पहला सर्ग है वो चिंता है और अंतिम सर्ग है आनंद। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? तो जो स्कंदगुप्त नाटक है तो सबसे पहले ये बता दें, जो स्कंदगुप्त नाटक है ये है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक, और इसमें जो अंक हैं वे हैं 5। इसमें जो गीतों की संख्या है वो है 17 और दृश्य हैं 33। और शुक्ल जी ने स्कंदगुप्त नाटक को हिंदी का एक श्रेष्ठ नाटक माना है। अगला प्रश्न है 90, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में बांटा है? तो जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 11 भागों में बांटा है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम भी कई बार पूछा जाता है। इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये है 11 भागों में बंटा हुआ। अगला है 91, आदिकाल को सबसे पहले चारण काल किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। अगला है ग्रियर्सन ने चारण काल में कितने कवियों को रखा है? तो जो ग्रियर्सन है इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में चारण काल में 9 कवियों को लिया है, और जो वो 9 कवि हैं वे इस प्रकार से हैं: पुष्य कवि, खुमान कवि, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज और शारंधर। तो इस प्रकार आप इन्हें भी याद रख सकते हैं क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 93, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये है भामह की पंक्ति। तो जो भामह है इनका समय माना जाता है 6वीं शताब्दी, और इनका जो ग्रंथ है वो है काव्यालंकार। अगला प्रश्न है 94, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे वामन, और जो वामन का समय माना जाता है वो है 8वीं शती। अगला प्रश्न है 95, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे भामह, और इनका जो समय है वह 6वीं शती, और रचना है काव्यालंकार। तो आप यहाँ पर जितने भी तथ्य दिए गए हैं इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि ये तथ्यों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भाषा अध्यापक की परीक्षा हो गई, नेट की परीक्षा हो गई, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी, यहाँ पर इसी तरह के तथ्य ही पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। अगला प्रश्न है 96, रस संप्रदाय के प्रचारक कौन थे? तो ये थे भरत मुनि, और जो रस संप्रदाय है इसे हिंदी साहित्य में सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। और जो भरत मुनि है इनकी रचना का नाम है नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है 97, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था टी.एस. इलियट ने। अगला है 98, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आनंदवर्धन को, और जो आनंदवर्धन का समय है वो है 9वीं शती। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो जो भरतमुनि ने रसों की संख्या मानी है वे है 8। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किस भाव से की है? तो ये की है सख्य भाव से। तो आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जिन्हें हम नॉर्मल समझते हैं, अक्सर वही प्रश्न हमारे से परीक्षा में गलत हो जाते हैं। तो इन्हें आप ध्यान से याद रखें। तो आज का आपके लिए भक्ति कैसी है या क्या है? तो जो मीराबाई की भक्ति है वो है माधुरी प्रकार की भक्ति। अगला प्रश्न है 102, बुंदेली की कुछ विशेषताएं बताना है। तो जो बुंदेली बोली है उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वे इस प्रकार से हैं। ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बुंदेली है कौन सी हिंदी की बोली है? तो ये है पश्चिमी हिंदी की बोली। और इसका जो विकास हुआ है ये हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, ये भी पूछा जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है ईसुरी के फाग इसी में रचे गए हैं। अर्थात जो बुंदेली बोली है उसमें ईसुरी के फाग की रचना हुई है। जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वो है बनाफरी इसकी एक उपबोली है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बनाफरी किसकी एक उपबोली है? तो ये है बुंदेली की उपबोली। अगला जो इसके क्षेत्र हैं वे हैं बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, सागर इत्यादि इसके जो प्रमुख बोली क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है 103, कन्नौजी की विशेषताएं बतानी है। जो कन्नौजी बोली है उसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है और इसका जो विकास हुआ है वो है शौरसेनी अपभ्रंश से। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है इटावा, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, हरदोई इत्यादि। तो इस प्रकार आप इन्हें याद कर सकते हो। अगला है 104, पहाड़ी बोली कितने भागों में विभाजित है? तो जो पहाड़ी बोली है ये 2 भागों में विभाजित है। एक है पश्चिमी पहाड़ी और दूसरी है मध्यवर्ती पहाड़ी। अगला प्रश्न है 105, पश्चिमी पहाड़ी की विशेषताएं क्या हैं? तो जो पश्चिमी पहाड़ी है इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। पश्चिमी पहाड़ी की जो विकसित रूप है वो है अपभ्रंश से, अपभ्रंश के खस से। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी पहाड़ी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है खस अपभ्रंश से। भोलानाथ तिवारी ने इसे शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से विकसित माना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो भोलानाथ तिवारी हैं तो इन्होंने इसे किस अपभ्रंश से विकसित माना है? तो ये माना है शौरसेनी के उत्तरी रूप से। जो इसका क्षेत्र है वो है जौनसार, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, शिमला इत्यादि। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है? तो ये मिला है 22 भाषाओं को। तो यहाँ पर मिसटाइप हो गया है, आप इसे सुधार कर लें। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल भाषाएं हैं 22 और जो मूल संविधान था उसमें कुल भाषाएं थी 14। तो आप इन तथ्यों को याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है 107, निम्न में से कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला है? तो यहाँ पर आपके समक्ष विकल्प है नेपाली, मलयालम, राजस्थानी, सिंधी। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा राजस्थानी। बाकी नेपाली, मलयालम और सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर भाषा अध्यापक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे महत्वपूर्ण तथ्य है, अंग्रेजी और भोजपुरी को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, राजस्थानी, अंग्रेजी और भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में भाग नहीं दिया गया है या स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है 108, कौरवी बोली के नामकरणकर्ता कौन हैं? तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी। अगला है खड़ी बोली का जो नामकरण दाता थे वे थे धीरेन्द्र वर्मा और जो राजस्थानी के थे वे थे ग्रियर्सन। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है 109, ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष क्या है? तो जो ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष माना जाता है वो है 1828 और राजा राममोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले कुछ प्रमुख समाज हैं। आर्य समाज, इसका जो स्थापना वर्ष माना जाता है वो है 1875 और मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा।
अगला है प्रार्थना समाज। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1867 और इसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना मद्रास में 1875 में की गई थी और एनी बेसेंट इसके संस्थापक थे। अगला है रामकृष्ण मिशन। तो 1867 में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है 110, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 में और काशी में हुई थी। अगला प्रश्न है 111, रसिक समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कानपुर में। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है 112, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था 1900 में चिंतामणि घोष द्वारा। तो ये भी महत्वपूर्ण पत्रिका है, आप इसे याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है 113, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 348 में। अगला है 114, राजभाषा अधिनियम 1967 के अंतर्गत कवर के क्षेत्र में कौन सी भाषा नहीं आती है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा राजस्थान, विकल्प नंबर 3। बाकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश आते हैं। अगला प्रश्न है 115, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 7 जून 1955 में। अगला प्रश्न है 116, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1960 में। अगला प्रश्न है 117, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला है 118, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला है 119, कवि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। अगला है 120, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। तो अक्सर इस तरह के प्रश्न भी 1-2 परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो इसी के अंतर्गत इन परीक्षाओं को यहाँ पर लाया गया है। अगला प्रश्न है 121, द्वादश यश और हितजू को मंगल और भक्ति प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? तो ये तीनों रचनाएं हैं चतुर्भुज दास की। जो चतुर्भुज दास थे ये थे कुंभन दास के पुत्र, और ये दोनों पिता और पुत्र अष्टसखा में शामिल हैं। अगला प्रश्न है 122, रासपंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? तो ये कहा था वियोगी हरि ने। और जो रासपंचाध्यायी रचना है ये है नंददास की रचना। अगला प्रश्न है 123, शुक्ल जी ने सूरसागर को क्या कहा है? तो जो शुक्ल जी ने सूरसागर जो रचना है सूरदास की, इसे कहा है उपलम्ब काव्य। अगला प्रश्न है 124, संतन को कहाँ सीकरी सुकाम पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कुंभन दास की। अगला प्रश्न है युगल शतक और आदिवानी किसकी रचना है? तो ये रचनाएं हैं श्री भट्ट की। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे आज के 25 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए है, सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किस भाव से की है? तो ये जो प्रश्न था पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया था। अगर आप लोगों को इस वीडियो का उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, नहीं तो आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो का समापन हो जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।